क्लास 10वीं का जो मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उससे जो भी सवाल प्रीवियस ईयर में आया है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसा कैसा सवाल सब्जेक्टिव में पूछता है। सब्जेक्टिव हम लोग हल कर रहे हैं वास्तविक संख्याएं का। तो उसमें से जो पहला सवाल दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 365 और 12 450 का मस्सा ज्ञात करना है। मस्सा तो ज्ञात करना है, लेकिन एल्गोरिथम का प्रयोग करके तो हम इसको कैसे हल करें कि मैथ में पूरा नंबर मिले, एक नंबर भी ना कटे। तो उसके लिए क्या करना है कि बीच में, सबसे पहले बीच में हम प्रश्न संख्या लिखेंगे। बीच में लिखेंगे प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या पहला दिया है तो पहला लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हल। इसमें सबसे जो बड़ी संख्या होगी उसको हम ए मानेंगे और छोटी संख्या को बी मानेंगे। तो इसमें 12 450 दिया है, उसको हम ए मान लेते हैं। तो ए जो है, ए बराबर हो जाएगा 12 450 और बी बराबर जो हो जाएगा 365। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कहता है उसका फार्मूला है ए बराबर BQ प्लस R। आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ रफ में हम लोग देखेंगे कि जो यहाँ होता है उसको भाजक बोलते हैं। ये जो भाज्य होता है इसको हम भागफल बोलते हैं, और जो यहाँ बचता है उसको हम शेष यानी शेषफल बोलते हैं। तो ए जो होगा उसको हम भाज्य बोलेंगे, अभी भाजक हो जाएगा। क्यू जो है भागफल, जो आर शेष बचेगा वो आर हो जाएगा। ए को हम भाज्य के यहाँ लिखेंगे, बी को भाजक और क्यू को भागफल, आर को शेषफल के यहाँ लिखेंगे। यही हमारा होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि इसमें हम मान रखेंगे और मान रख करके आंसर लाएंगे। तो ए जो होता है, ई जो बी होता है, ई क्यू होता है। यहाँ ए का मान दिया है 12 450, यहाँ लिखेंगे 12 450 और बी का मान दिया है 365। ये रफ करेंगे, इसको हम पीछे जो है रफ करेंगे। अब यहाँ 365 को हम ले जाएंगे 3 बार में। 3 बार में ले जाते हैं तो 3 5 15, 3 6 18, 1 19, अच्छा तितली के 9 1 10। इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, 14 9 5 14, 11 1 आएगा और ऊपर से 0 15। फिर इसको हम 4 बार में ले जाते हैं। 2 4 5 20, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14 हो गया 0। 10 में से 4 जाएगा 6, आई कट गया 60 आ गया। तो जो है यही रुक जाएंगे, इससे छोटा जब आ जाएगा तो वहीं रुक जाएंगे। तो यहाँ देखिए एक का मान कितना दिया है 12 450, यहाँ लिखेंगे एक जगह पर 12 450 और बी का मान दिया है 365 गुणे क्यू का जो मान आया है 34, यहाँ लिखेंगे 34 और प्लस आर का मान जो है आया है 60, तो यहाँ लिख देंगे 60। पुनः क्या करेंगे कि पुनः इसको अंदर करेंगे, इसको बाहर करेंगे और 365 को अंदर करेंगे, पुनः भाग करेंगे तो 6 बार में जाएगा 6 360, इसको घटाएंगे 5 कट जाएगा। पुनः इसको हम बी मान लेंगे, इसको ए मानेंगे, इसको क्यू मान लेंगे, इसको आर मानेंगे। तो ए दे दिया है 365, यहाँ लिखेंगे 365। बी दिया है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 गुणे क्यू का मान आया है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6 और प्लस आर का जो मान आया है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। पुनः इसको बाहर करेंगे और इसको अंदर करेंगे तो 12 5 60 कट गया, 0 शेष आ गया। तो ये है बी का मान, ए का मान है, ये क्यू का मान है। तो ए का मान दिया है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60 बराबर बी का मान जो दे दिया है 5 और क्यू का मान दिया है 12 और प्लस जो शेष आया है वह 0 आया है। जब शेष 0 आ जाएगा तो यहीं रुक जाएंगे और इधर से 2 3 तीसरा स्थान पर जो भी अंक आएगा वही हमारा मसा हो जाएगा। तो इन दोनों का HCF यानी मसा आएगा हमारा आएगा 5। इधर से गिनेंगे 1 2 3, जो आएगा वही हमारा मसा हो जाएगा। तो इसका मसा जो होगा 5 आंसर। आइए हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल दिया है कि 140 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 2।
प्रश्न संख्या 2। बीच में हमेशा मोट हेडिंग डालेंगे काला पेन से, प्रश्न संख्या, दूसरा है तो दूसरा डाल देंगे। अब यहाँ लिखेंगे हल। पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटाएंगे तो 70 बार में कटेगा। पुनः 2 से कटाएंगे तो 35, 5 से कटाएंगे तो 7। अब इसको लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 2 कितना बार है, 1 2 बार है तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, 5 एक बार है तो 5 लिख देंगे, और 7 एक बार है तो 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, 2 नंबर अच्छा से मिल जाएगा, इसको बढ़िया से हम लोग लिख दें। आइए हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। दिया है कि 200 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या तीसरा, प्रश्न संख्या 3 हल। हल लिखेंगे 200 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 100 आएगा, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, 5 से 5 आएगा। तो यहाँ 200 का अभाज्य गुणनखंड जो आया है 2 2 2 5 5। तो 2 कितने बार है, 1 2 3 बार, तो 2 की पावर 3 करेंगे, और 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 कर देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। आइए जो चौथा सवाल दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 24 और 36 का लसा और मसा ज्ञात करें। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 4। इसका जो हल होगा, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 24 और 36 का। पहले 24 का निकालते हैं, 2 से 12 बार में जाएगा, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। फिर 36 का निकालते हैं, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3। यहाँ लिखेंगे 24 का गुणनखंड जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 36 का गुणनखंड आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। पहले जो है लसा पूछा है तो लसा निकालेंगे, दोनों का लसा बराबर, सबसे ज़्यादा बार जो रहेगा उसी को हम लेंगे। 2 1 2 3 बार इसमें है, इसमें 2 बार है, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें है तो सबसे ज़्यादा बार वाला लेंगे, वही लसा होता है। मसा फिर 3 इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो 3 को 2 बार लेंगे। फिर यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 तियाँ 72। जो लसा होगा वह 72। पुनः मसा निकालेंगे इसका, तो मसा बराबर, मसा वह होता है जो दोनों में हो, उसी को हम लेंगे। 2 दोनों में है तो 2 को एक बार ले लिए, ये भी 2 दोनों में है तो 2 को एक बार ले लेंगे। ये 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। 3 इसमें है, इसमें है तो 3 को एक बार ले लेंगे। इसमें 3 है, इसमें एक्स्ट्रा 3 नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इसका जो मसा होगा 2 दूना के 4, 4 3 12। जो मसा होगा वह 12 होगा, और लसा होगा वह 72 होगा। संख्या 5 दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 तथा 25 का लसा और मसा निकालें। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 हल। पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। फिर निकालेंगे 9 का, 3 से 3, 3 से 1। पुनः निकालेंगे 25 का, 5 से 5, फिर 5 से 1। तो यहाँ लिखेंगे 2 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का अभाज्य गुणनखंड 1 गुणे 3 गुणे 3, और 25 का अभाज्य गुणनखंड आया है 1 गुणे 5 गुणे 5। दोनों का पहले लसा दिया है तो लसा निकालेंगे, लसा बराबर, इसमें देखते हैं 1 है दोनों में तो 1 ले लेंगे। इसमें 2 है, इसमें नहीं, लेकिन 2 3 बार है, 1 2 3 बार है, तो जो ज़्यादा बार रहेगा उसको हम लेंगे। इसके बाद 3 इसमें 2 बार है तो 3 को 2 बार लेंगे। 5 इसमें 2 बार है तो 5 को भी 2 बार लेंगे। फिर बराबर गुणा करेंगे, 2 दूना, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24 तियाँ 72। अब 72 में 5 5 25 का गुणा करेंगे। 72 में 25 का 5 दूना 10, 7 5 35, 1 36, 2 दूना 4, 7 दूना के 14, 0 6 6 10, 4 3 7 1 8, 1800। यानी कि हमारा लसा जो आएगा वो 1800 आएगा। और मसा निकालेंगे तो मसा वही हो रहेगा जो दोनों में रहेगा। तो दोनों में
तीनों में मिलना चाहिए, तो तीनों में एक 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 है, एक ले लिए। 2 इसमें है, इसमें नहीं है तो 2 नहीं लेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 नहीं लेंगे। 5 इसमें है, इसमें नहीं है तो 5 नहीं लेंगे। इसलिए हमारा मौसा 1 आएगा और लौसा जो है 1800 आएगा। क्या छठवां दिया है कि 2 पात्र में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों के दूध की पूर्ण रूप से माप कर सके। तो जब भी महत्तम पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, इसमें हम मौसा निकालते हैं। अगर महत्तम पूछेगा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो हम मौसा निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 6। इसका हल हम करेंगे। तो इसमें महत्तम पूछा है तो महत्तम में हम मौसा निकालेंगे। तो मौसा हम किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंड युगल विभाजन नहीं दिया है, तो जो सब बड़ा होता है उसको अंदर रखेंगे और इसका मौसा निकालेंगे 504। एक बार में जाएगा तो 504, इसको घटाएंगे तो 1 आ गया, 3 231। पुनः इसको बाहर करेंगे, इसको अंदर करेंगे 504। इसको हम ले जाएंगे 2 बार में, तो 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 दूना के 4। इसको घटाएंगे तो 2 आ गया, 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, आई कट गया 42। इसको बाहर करेंगे, इसको ले जाएंगे 2 3 1। फिर इसको हम 5 बार में ले जाते हैं, तो 5 दूना के 10, 5 चौक के 20, 1 21 हो गया, 1 2 21 बच गया। 21 पुनः बाहर है, इसको हम अंदर करेंगे तो 21 दूना के 42 कट गया। तो जो काटा है वही मौसा हो जाएगा, यानी कि इसका HCF मौसा जो आएगा वह 21 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। महत्तम जो धारिता होगी वह 21 की होगी। देखते हैं प्रश्न संख्या 7 दिया है कि 2 संख्याओं का मौसा 23 है तथा उनका लौसा 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ऐसा सवाल VVIT कर लीजिएगा, ये हर साल आता है ऐसा सवाल। तो इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या जो है 7, इसका हल करेंगे। तो इसमें जो दिया है उसको पहले लिख लेंगे। दिया है क्या क्या दिया है कि मौसा दे दिया है, HCF जो दिया है 23, लौसा भी दे दिया है, LCM भी दे दिया है 1449 और एक संख्या भी दिया है 161। इसमें एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। इसी फार्मूला को हम रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो पहली संख्या इसमें दे दिया है 161 गुणे दूसरी संख्या हमको निकालना है, तो दूसरी संख्या रहने देते हैं। HCF दे दिया है 23 और गुणे LCM भी दे दिया है 1449। 161 इसमें गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर 23 गुणे 1449 बट्टा में, गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। 23 से ही कटेगा, 23 से इसको काटेंगे, 7 बार में काटते हैं, 7 तरीके 21, 7 दूना के 14 2 16। 23 से 7 बार में कट जाएगा और 7 से ये भी कट जाएगा। दिया है 2 संख्याओं का मौसा 18 तथा उनका गुणनफल दे दिया है। अब 12996 है तो उसका लसा लिखेंगे। प्रश्न संख्या 8, हल जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है क्या क्या दिया है, HCF मौसा दे दिया है 18। देखिए उनका गुणनफल का मतलब कि इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दिया है, तो लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का दोनों का गुणनफल दे दिया है 12960। हमको लौसा ज्ञात करना है। तो लौसा ज्ञात करने के लिए फार्मूला वही रहेगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया है 12960। HCF जो है दिया है 18 और हमको LCM पता करना है। इधर गुणा इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो 12960 बट्टा में 18 LCM। 12960 में 18 का हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 12960 में 18 का 18 7 126 हो जाएगा 3 और ऊपर से उतर जाएगा 6। 18 दूना के 36
जीरो उतरेगा नहीं जाएगा, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे तो इसको हम काटेंगे तो कट जाएगा 720, यानी कि एलसीएम जो हमारा आएगा वह 720, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। जो 9वां सवाल दिया है कि यदि एलसीएम 72,126 बराबर 504 है तो एचसीएफ 72,126 का ज्ञात करना है। इसका मतलब यही है कि एलसीएम जो है ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का एलसीएम जो है 504 दे दिया है, तो पहली और दूसरी संख्या का एचसीएफ पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, इसका हल देखेंगे तो जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है क्या क्या दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या लिखेंगे। पहली संख्या बराबर 72, दूसरी संख्या बराबर 126 और दोनों का लसा दे दिया है, यानी कि लसा बराबर 504 दिया है। हमको एचसीएफ निकालना है तो फार्मूला रखेंगे वही वाला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या दिया है 72 गुणे दूसरी संख्या दे दिया है 126, एचसीएफ हमको निकालना है और एलसीएम का मान दे दिया है 504। ये जो है गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 72 गुणे 126 बटा में 504 हो जाएगा बराबर एचसीएफ। इसको हम काटेंगे, 72 से कटेगा, 72 से कटेगा 7 बार में कट जाएगा और 7 से ये भी कट जाएगा 18 बार में, यानी कि एचसीएफ जो हमारा आएगा वह 18 आएगा, आंसर हो जाएगा ये। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। कीजिए कि क्या 4 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा। बोला है कि 4 के पावर n कोई प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी रहे तो यह संख्या शून्य पर समाप्त होगा। तो पहले आंसर हम देख लेते हैं, इसके बाद समझाते हैं। दिया है 4 के पावर n को शून्य पर समाप्त होने के लिए 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 का होना जरूरी है। अगर हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 या 5 आना चाहिए अगर शून्य पर समाप्त होना है तो, लेकिन 4 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, इसलिए 4 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। कहने का मतलब है कोई भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए 1, 2 और 5 की आवश्यकता होती है। 2 और 5 मिलकर के एक शून्य का निर्माण करता है, जैसे 10 है तो 10 में हम 2 का भाग करेंगे 5, यानी कि 2 और 5 मिल करके एक शून्य का निर्माण किया है। 20 है तो इसमें भी 2 से 10, 2 से 5 और 5 से, यानी कि 1, 5, 1, 2 मिल करके एक शून्य का निर्माण कर रहा है। तो जी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 4 दिया है तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2, 2। शून्य का निर्माण करने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि 4 का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 आ रहा है, तो यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इसलिए यह 2 और 5 की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड पर केवल 2 आ रहा है, इसलिए संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। कोई भी संख्या दिया हो तो जो दिया रहेगा उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर 2 और 5 आ रहा है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। जैसे 11 नंबर दे दिया है, जांच कीजिए कि 6 के पावर n शून्य पर समाप्त होगा। तो हम 6 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3, यानी कि 2, 3 आया है तो यह संख्या भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना जरूरी है। अगर 2 और 5 आ रहा है तो यह संख्या शून्य पर समाप्त है, अगर गुणनखंड करने पर 2 और 5 नहीं आ रहा है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी।